वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 के लिए जो है आपके लिए यहाँ पर जो है सारे शिफ्टों के जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए थे उसके मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर कराए जा रहे हैं। टोटल आपके जो है 3 लेवल में एग्जाम कराए गए थे, जो कि आपका एक मैट्रिकुलेशन लेवल था, दूसरा आपका इंटरमीडिएट लेवल और तीसरा आपका ग्रेजुएशन लेवल पर था। तो आपके मैट्रिकुलेशन लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के सारे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसके मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। अगर वो वीडियो देखना तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ग्रेजुएशन लेवल के प्रीवियस ईयर के एक शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैट्रिकुलेशन लेवल में आपके एग्ज़ाम कराए गए थे जिनके 3 शिफ्ट कराए गए थे और एक आपका हायर सेकेंडरी लेवल था जिनके 4 शिफ्ट में एग्जाम कराए गए थे। तो इसके सारे जो है मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। अगर वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ग्रेजुएशन लेवल के एक शिफ्ट के मैथ के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x बराबर 3 + √8 है तो x क्यू + 1/x क्यू का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x + 1/x का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x + 1/x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो x का वैल्यू आपका कितना है, 3 + √8 है। कितना है, 3 + √8 है। तो 1/x का अगर वैल्यू निकालना है तो इसका क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू 3 + √8 है तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1/3 + √8 होगा। और अगर इसे रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने पर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 - √8 आएगा। यानी कि यहाँ पर 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +3 माइनस आपका क्या हो जाएगा, √8 होगा। ये आपका 1/x का वैल्यू होगा। तो हल करेंगे यहाँ पर से -√8 + √8 चला जाएगा, यानी कि x + 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 यानी कि 6 होगा। अब हमें क्या चाहिए, x क्यू + 1/x क्यू का वैल्यू चाहिए। तो अगर हमें x + 1/x का वैल्यू पता है तो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है AQ - 3a होता है। क्या हो जाता है आपका, AQ - 3a। तो a आपका यहाँ पर क्या है, 6। तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 36 = 216 -3 है तो 6 3 आपका कितना हो जाएगा, 18। तो 216 - 18 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 198 यानी कि 198 आंसर आपका होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपका क्या दिया गया, सेक थीटा का वैल्यू दिया गया और आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। यानी कि ये आपका क्या, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है और ये आपका बेस यानी कि आधार है। तो हमें क्या पता करना होगा, पहले परपेंडिकुलर यानी कि लंब का वैल्यू पता करना होगा। तो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने काफ़ी बार ट्रिपलेट आपको काफ़ी सारा बता रखा हूँ कि, और उसमें मैंने ये भी बताया कि 13 और 5 का ट्रिपलेट किसका बनता है, 12 का बनता है। यानी कि अगर हाइपोटेनस 13 है, बेस यानी कि आधार 5 है, तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना होगा, 12 हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप हाइपोटेनस थ्योरम से ये निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो हमें अब कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, लंब भी पता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 10 tan थीटा आपका क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, 12, बेस आपका कितना है, 5, प्लस फिर आपके कितने हैं, 24 इंटू कॉसेक थीटा आपका क्या हो जाता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण आपका कितना है, तो 13, परपेंडिकुलर कितना है, 12। नीचे भी उसी तरीके से वैल्यू पुट करेंगे तो आपका पहले क्या है, 39 यानी कि 39। साइन थीटा आपका क्या हो जाता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, 12 और हाइपोटेनस आपका कितना है, 13, माइनस 10 इंटू उसी तरीके से सेक थीटा का तो वैल्यू पहले से ही दिया गया था। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 10 आपका कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। 12 से 24 2 बार में। 13 से 39 3 बार में। और 5 से 10 आपका कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। हल करेंगे, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 24 और 26 आपके कितने हो जाते हैं, 50। तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। 12 तिया 36, 13 दूनी 26, तो 36 में से 26 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 10। तो 1 0 चला गया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 यानी कि 5 आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। फिर आगे बोला गया कि सचिन ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा में पूर्णांक यानी कि अधिकतम अंक अधिकतम कितने अंकों का परीक्षा था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला गया कि 25% अंक प्राप्त करता है तो 10 नंबर से फेल होता है, 30% अंक प्राप्त करता है तो 20 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। यानी कि परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ 25 है यहाँ 30 है, यानी कि प्रतिशत में डिफरेंस कितने का है, 5% का डिफरेंस है। और अंकों में डिफरेंस कितने का हो जाता है, 10 अंक यहाँ कम प्राप्त करता है, यहाँ 20 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। यानी कि कुल जो है कितना दोनों में अंतर हो जाता है। तो दोनों का यहाँ पर क्या करेंगे, योग करेंगे, क्योंकि ये वो 10 कम है एक बार अधिक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 20 और 10 आपके कितने हो जाएंगे, 30। यानी कि 5% का वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी परीक्षा हो, कितने भी अंक का हो, वो खुद में जो है कोई भी परीक्षा खुद में 100% नंबर का कोई भी परीक्षा होता है। तो यहाँ पर से अगर 5% का वैल्यू 30 है तो हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों तरफ 20 से गुना कर देंगे तो हमें 100% का वैल्यू आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 25 100% बराबर कितना हो जाएगा, 30 दूनी 600, यानी कि 30 × 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 नंबर, यानी कि अधिकतम 600 अंकों का परीक्षा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 15% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष जनसंख्या में 8% की वृद्धि दर्ज होती है, लेकिन तीसरे वर्ष जनसंख्या में 12.5% की कमी आ जाती है। तो अगर तीसरे वर्ष की समाप्ति के समय शहर की जनसंख्या 26,082 हो तो शहर की मूल जनसंख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है इनिशियल जनसंख्या, यहाँ पर फाइनल जनसंख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पर 15% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 3/20 होगा। या क्या हो रहा था, इसमें वृद्धि हो रहा था, यानी कि अगर शुरुआती जनसंख्या 20 यूनिट थी तो उसमें 3 यूनिट की वृद्धि हो गई और जनसंख्या कितनी हो गई, 23 यूनिट। फिर दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/25, कितना होगा, 2/25। यानी कि दूसरे साल में 25 यूनिट की कोई जो है आपकी जनसंख्या जो है उसमें क्या हो जाती है, 2 यूनिट की वृद्धि हो जाती है, यानी कि कितनी हो जाती है, 27 यूनिट। फिर जो है तीसरे साल में 12.5% की कमी आती है तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 1/8, यानी कि 8 यूनिट की जनसंख्या में 1 यूनिट के अबर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी कि कितना हो जाता है, 7 यूनिट हो जाता है। इधर गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इनिशियल अनुपात का यूनिट में समा जाएगा। और यहाँ पर जो है फाइनल अनुपात का, यानी कि इनिशियल आपका जनसंख्या, ये आपकी फाइनल जनसंख्या होगी। यहाँ पर पहले चेक कर लेंगे, कोई आपका कटेगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट हम लोग गुना कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 25 × 200, 200 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000, कितना हो जाएगा, 4000। अनुपात यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से रहने देंगे, 23 × 27 × 7 बराबर इसके जो है फाइनल जनसंख्या इसी यूनिट के बराबर है। तो इतने यूनिट का सम कितना जनसंख्या दिया गया, तो 26,082 दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपकी फाइनल जनसंख्या थी, इसलिए हम लोग फाइनल यूनिट से तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7 से पहले काटेंगे, कितने बार में चला जाएगा, 7 × 21, 5 7 7 3 4 7 2 14 7 6 42। 23 से काटेंगे तो 23 1 आपका 7 7 14, तो 23 6 आपके कितने हो गए, 23 6 आपके हो जाएंगे यहाँ पर से 138, तो 4, यानी कि आपके 23 दूनी 46 हो गए। फिर 27 से काटेंगे तो आपका कितने हो जाएंगे, 7, यहाँ पर 6 बार में चले जाएंगे, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 6 के बराबर है। हमें क्या चाहिए, 4000 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 6 है तो 4000 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 चौक 24,000, क्या हो जाएगी ये 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, यानी कि मूल जनसंख्या आपकी कितनी आ गई, 24,000। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रघु एक कार्य को 8400 रुपये के परिश्रमिक पर 16 दिन में पूरा करने के लिए राजी होता है,
लेकिन एक संयोगी को साथ लेने पर कार्य 12 दिन में पूरा हो जाता है। तो संयोगी के परिसरमक का अंश जो है ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अब देखना होगा कि रघु को जो है कितने दिन कार्य करने के लिए 8400 मिलता है। 16 दिन कार्य करने के लिए उसे 8400 मिलता है, लेकिन जब सहयोगी उसके साथ काम करता है तो वो कितने दिन काम करता है, 12 दिन ही काम करता है। तो अब जो उसे क्या होगा, 16 दिन की जगह उसे सिर्फ 12 दिन के पैसे मिलेंगे रघु को, और जो बाकी जो रकम होगा वो किसको मिल जाएगा, सहयोगी के। उसको जो है सहयोगी जो उसके साथ काम कर रहे थे उनको मिल जाएगा वो पैसा। यानी कि यहाँ पर से अगर हम लोग निकाले कि टोटल कितने दिनों का पहले काम कर रहा था, 16 दिन का, लेकिन अब कितना दिन काम कर रहा, 12 दिन में। यानी कि यहाँ पर से निकाल लेंगे कि कितना काम जो है रघु जो है अब 12 दिन में करेगा। तो यहाँ पर से हल करेंगे तो 4 तिया 12, 4 चक 16, यानी कि रघु अब जो है कितना काम कर रहा है, तो कुल काम का 3/4 काम कर रहा है। यानी कि अगर 4 यूनिट काम है तो उसमें से 3 यूनिट काम रघु कर रहा है, तो बाकी जो बच गया काम वो कौन कर रहा होगा, उसका सहयोगी कर रहा होगा। यानी कि 4 यूनिट में से अगर 3 यूनिट काम, 4 यूनिट टोटल काम है, उसमें से 3 यूनिट काम रघु कर रहा है, तो 1 यूनिट काम कौन कर रहा होगा, उसका सहयोगी कर रहा होगा। तो जो पैसा मिलेगा वो कुल काम का, यानी कि कुल रुपये का 1/4 भाग ही रुपया उस सहयोगी को मिलेगा। तो यहाँ पर 1/4 किसका निकालेंगे, टोटल रुपये का। तो टोटल रुपये कितने हैं, 8400। तो 4 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 2100 बार में। यानी कि उसके संयोगी को कितना रुपया मिलेगा, तो 2100 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत मान 612 है। अगर प्रथम 2 संख्याओं का औसत 418 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 521 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए कि कितनी होगी। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका योग, फिर अंतिम 2 संख्याओं का योग, और इन दोनों का योग करके इसका योग से माइनस कर देंगे। तो पहले जो है इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, प्रथम 2 संख्याओं का योग, तो औसत कितना है 418, 2 संख्या है 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 18 दूनी 36। यहाँ पर जो है 2 संख्या है, औसत कितना है 521, तो 2 गुना आपका कितना हो जाएगा, 1042 हो जाएगा। दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा, 6 2 8, 4 3 7, 10 8 18। ये आपका क्या आ गया, पहली 2 संख्या और अंतिम 2 संख्याओं का योग आ गया। उसमें से अगर हम लोग इन 5 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे तो तीसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इन 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 6 25 30, 12 25 60, यानी कि 3060 होगा। 3060 से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से पहले तो 2, यहाँ पर आपका 5, तो 8 आपका कितना हो जाएगा 8, फिर आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे 29, तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 11, यानी कि 1182 रुपये क्या है, 1182 रुपये क्या है, तीसरी संख्या का मान है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। अगर BAC बराबर 70 डिग्री और एंगल BCA बराबर 80 डिग्री है, तो एंगल OAC का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग है। यहाँ पर से आपके क्या है ABC, यहाँ पर इसे जो है ये आपका क्या है परिकेंद्र है, इसे O। यहाँ पर आपका क्या दिया गया BAC, ये आपका कितना दिया गया 70 डिग्री दिया गया, और BCA ये आपके 80 डिग्री दिए गए। और आपसे पूछा क्या जा रहा है OAC का, यानी कि OAC का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से ये जो है पहले क्या करेंगे, इसे यहाँ पर से ये मिला देते हैं। वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर 2 एंगल दिए गए, एंगल A 70, एंगल C 80। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर 2 एंगल का सम कितना है, 2 एंगल का सम 150 डिग्री है, तो तीसरे एंगल कितने हो जाएंगे, तो 180 माइनस 150 करेंगे, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। कितना होगा 30 डिग्री होगा। फिर अगर ये 30 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए कि जो परिकेंद्र होता है, ये जो सामने वाली भुजा होती है उससे 2 गुना एंगल होता है। यानी कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। और फिर क्या बोला गया है कि ये जो केंद्र है वो क्या है परिकेंद्र है। तो अगर ये परिकेंद्र है तो ये और ये बराबर होंगे, यानी कि OA बराबर आपका OC होगा। क्या होगा, OA बराबर OC होगा। तो
तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों साइड भी बराबर है, तो अगर ये दोनों साइड बराबर है यानी कि ओ ए बराबर ओ सी है तो एंगल ओ ए सी और ओ सी ए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इक्वल ऑफ आपका साइड, क्योंकि आपका ओ ए और ओ सी क्या है, इक्वल है यहाँ पर। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल के बचे एंगल का सम कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल, ओ ए सी। तो अगर ये ओ ए सी ट्रायंगल है और यहाँ पर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो 120, और 120 को दो बराबर जो है भागों में विभाजित करेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हमसे पूछा क्या जा रहा था, एंगल ओ ए सी पूछा जा रहा था। तो ओ ए सी कितना आ गया आपका, ये आपका 60 डिग्री वैल्यू आ गया। कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्या का अनुपात 3:5 है। अगर उनके वर्गों का योग 2176 हो तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है एक संख्या इसे मान लेते 3x, इसे भी मान लेते 5x। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 5 × 5 = 25x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9x स्क्वायर। दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 9 = 34x स्क्वायर। और वर्गों का योग कितना दिया गया है संख्याओं में, तो संख्या में दिया गया 2176। 17 से काटेंगे तो ये 2 बार में, 17 से 1 बार में 4, तो 17 दूनी 34, 7 6 13 136, 8 बार में ये चला जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 64 बार में, तो यक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 64। तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। यानी कि यक्स का वैल्यू अब हमें पता है। पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है। तो एक संख्या कितनी थी, 3x, दूसरी संख्या कितनी थी, 5x। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, 5 और 3 8x, और यक्स का वैल्यू कितना है, 8 है। तो अगर यक्स का वैल्यू यहाँ पर 8 पुट कर दे तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64। आपका क्या हो जाएगा, ये 64 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या दिया गया, √x + 1/√x बराबर क्या दिया गया, 4 दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x + 1/x का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद x² + 1/x² का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट तरीका क्या होता है निकालने का, यहाँ पर क्या करेंगे, a² - 2 करेंगे, और ये कितने बार करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू किसका चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो x + 1/x का वैल्यू आएगा, दूसरा बार स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x² का वैल्यू आएगा। तो पहला बार क्या करेंगे, a² - 2, तो कितना हो जाएगा, 4 × 16, 16 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ये तो अब क्या आ गया, x + 1/x का ये वैल्यू आया 14। अब हमें क्या चाहिए, x² + 1/x² का वैल्यू चाहिए। तो वापस क्या करेंगे, इसी पे ये डायरेक्ट तरीका पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, 196 - 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 194 आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 संख्याएं ए बी सी का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है। अगर प्रत्येक संख्या में 20, 40 और 60% की वृद्धि होती है तो नया अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर A B C लिखेंगे। तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट, B का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट, और C का वैल्यू कितना है, 5 यूनिट। और कोई भी संख्या जो है खुद में कितनी होती है, 100% होती है। तो कोई भी संख्या अगर खुद में 100% है तो पहली संख्या में क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि, यानी कि वो संख्या कितनी हो जाती है, तो 120% हो जाती है। नया अनुपात फिर कितना होगा, दूसरी संख्या में 40% की वृद्धि हो रही है, यानी कि वह संख्या कितनी हो जाएगी, तो 140% हो जाएगी। फिर तीसरी संख्या में 100 में क्या हो जाती है, 60 की वृद्धि, यानी कि कितनी हो जाती है, तो 160% हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों से परसेंट को हटाएंगे। फिर 20 से 120 को काटेंगे तो 6 बार में, ये 7 बार में आपका चला जाएगा, ये कितने बार में, 8 बार में चला जाएगा। तो अब क्या, अब कहीं भी नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे जो भी संख्याएं बची हुई। तो कितना आ जाएगा आपका, 6 दूनी 12, अनुपात 7 तिया 21, अनुपात कितना हो जाएगा, 8 25 40, यानी कि 12:21:40 ए बी सी का रेशियो में अनुपात में वैल्यू आपका आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार ने 1000 केजी चावल की खरीद की, जिसका एक हिस्सा 10% के लाभ पर बेच दिया और शेष हिस्सा को जो है 20% की हानि पर बेचा। तो कुल मिलाकर दुकानदार को 5% की हानि हुई, तो 20% हानि पर चावल को बेची गई मात्रा कितनी थी आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके को प्रश्न को करना कुछ नहीं होता है, सबसे बेहतर तरीका होता है एलिगेशन से बनाने का। किससे? मिक्सचर एंड एलिगेशन से बनाने का। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया कि यहाँ पर इसे मान लेते ये पहला हिस्सा, यहाँ पर दूसरा हिस्सा। तो पहले हिस्से को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया? 10% के लाभ पर। दूसरे को किस पर बेचा गया? 20% के हानि पर बेचा गया। और कुल मिलाकर क्या हो रहा है? 5% की हानि हो रही है, यानी कि क्या कर देंगे यहाँ पर? -5 कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? क्रॉस डिफरेंस, यानी कि आपका जो है टेहरा में हम लोग क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है क्रॉस डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है? -5, यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 20, यानी कि -5 + 20 तो कितना आ जाएगा आपका? प्लस में 15 वैल्यू आ जाएगा। अनुपात यहाँ पर क्या करेंगे? बड़ी संख्या से इससे माइनस करेंगे तो 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 5 कितना हो जाएगा आपका? 15। कितना हो जाएगा? 15। यानी कि कितने अनुपात में बांटा जा रहा है? तो 1:1, यानी कि पहले वाले हिस्से में जितना चावल प्राप्त हुआ था दूसरे वाले हिस्से में भी उतना ही चावल था, यानी कि दोनों में बराबर चावल को विभाजित किया गया था। यानी कि एक एक कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू कितना किलोग्राम चावल दिया गया? 1000, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 केजी। हमें क्या चाहिए? 20% हानि वाला, तो 20% हानि वाला ये, 10% हानि वाला ये रहता है आपका, लेकिन दोनों समान है तो किसी में वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर हमेशा समान ही आएगा। तो कितना हो जाएगा? 500 × 1 करेंगे, यानी कि दूसरे वाले चावल जो 20% के हानि पर बेचा गया वो कितने केजी था? तो 500 केजी था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x³ + 1/x³ बराबर 175 आपके है। तो आपसे पूछा, फिर दिया गया कि x + y बराबर 7 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x पे पावर 4 + y पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग पहले तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर इसे हम लोग लिख सकते हैं x² + y² का होल स्क्वायर -2x² y²। फिर इसे एक बार और तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? x + y का होल स्क्वायर -2xy का यहाँ पर होल स्क्वायर -2x² y²। इस तरीके से हम लोग इसे तोड़ सकते हैं। अब क्या x + y का तो वैल्यू दिया गया, हमें अब क्या चाहिए? x × y का वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर से हम लोग अब x × y का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे तोड़ेंगे तो आपका इस तरीके से तोड़ा जाता है कि ये जो फार्मूला क्या हो जाता है? अलजेब्रा में आपको फार्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी आप हल कर पाएंगे इस तरीके के प्रश्न। क्योंकि यहाँ पर आपका पुटिंग वैल्यू नहीं लगेगा, क्योंकि आपका इंटीजर हमें यहाँ पर नहीं पुट करने पर आएगा आंसर, ये आपका यहाँ पर नहीं आएगा पुटिंग वैल्यू से। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट मेथड ही बनाना होगा। तो x + y आपका हो गया, फिर यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे? x + y का होल स्क्वायर माइनस आपके कितने हो जाएंगे? 3xy। कितने हो जाएंगे? 3xy बराबर आपका कितना दिया? 175। तो x + y का वैल्यू कितना है? 7। तो 7 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा? 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35। यहाँ पर x + y का वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 7 × 7 = 49, यानी कि -3xy बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस x + y का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा? 49। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से? xy 25 - 49 करेंगे तो आप कितने हो जाएंगे? 24। माइनस माइनस तो कट जाएगा, 3 × 8 = 24, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया? 8। अब क्या कर देंगे? x + y का भी वैल्यू पड़ता है, x × y का भी वैल्यू पता है, यहाँ पर पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो x + y का वैल्यू कितना है? 7। तो 7 यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 7 = 49 माइनस 8 का यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर से 8 दूनी आपका कितना हो जाएगा? 16। कितने हो जाएंगे? 16। यहाँ पर आपके क्या है? होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने देंगे, माइनस 2 आपके क्या है? x² y², यानी कि x y का होल स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। हल कर लेंगे, 49 - 16 जाएगा तो आपका 33। तो 33 का स्क्वायर आपका कितना होता है? तो 33 का स्क्वायर आपका हो जाता है 3 × 3 = 9, 18 दूनी 36, 1 3 × 9 = 10, यानी कि 1069 आपका क्या हो जाता है? 33 का स्क्वायर होता है। माइनस क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर से? 64 दूनी 128 माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा? 9 में से 8 गया 1, 6 में से 33 का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते, 3 × 3 = 9,
3 3 9 9 18, सॉरी यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 18 होंगे, ये आपका 18 होगा। तो 8 में से 2 गया तो 6 और 10 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि 961 आपके क्या आ गए, इतना का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिया गया है, दुकान ए में दिया गया है कि अलग अलग किस किस प्रकार के जो फल है वो कितने कितने प्रतिशत बेचे जाते हैं, वो यहाँ पर प्रतिशत दिया गया, और उस जो है दुकान की संख्या दी गई है कि कितना कुल बेचा जाता है। उसी तरीके से दुकान बी में भी अलग अलग फलों का प्रतिशत दिया गया और संख्या दी गई कि कुल मिलाकर कितना बेचा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन दोनों दुकानों ए और बी पर उपलब्ध आमों की मात्रा में अंतर कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आम का यहाँ पर कितना है 22% और यहाँ पर आम कितने 18% है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1400 का 22% निकालेंगे। तो 1400 का 22% कितना हो जाएगा, तो 14 × 22 करेंगे तो 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28 और 2 30। ये आपका दुकान ए का है। अब क्या निकालेंगे, दुकान बी का निकालेंगे। तो दुकान बी में क्या है 18%, तो 1200 का 18%, तो 2 शून्य चला गया, तो 12 × 96 6, 12 × 96 6 2 और 12 × 96 सॉरी 9, 12 9 आपके कितने हो जाएंगे 21। पूछा क्या जा रहा है इन दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 8 में से 6 गया 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यानी कि दोनों में केजी का यानी कि वजन का अंतर कितना है, तो 92 केजी का अंतर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जी जो है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो ABC नाम दिया गया उसका मध्य बिंदु है, कौन है, जी है। अगर ए बी बराबर 8√3 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा जा रहा है कि AG की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर जो है इसका नाम क्या दिया गया है, ABC नाम दिया गया, और जी जो है आपका क्या है मध्य बिंदु है। तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में मध्य बिंदु जो होता है क्या होता है, मध्य बिंदु जो होता है ये क्या होता है, असल में यही आपकी क्या हो जाती है परपेंडिकुलर होती है, यही आपका सीबियन भी होता है, यही आपका क्या हो जाता है मीडियन भी होता है। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एक ही बिंदु पर और एक ही लाइन में होते हैं। यानी कि अगर ये मध्य बिंदु है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर भी रहेगा। वैसे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए यानी कि समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब आपसे यहाँ पर बोल दिया जाए कि जी मध्य बिंदु और सामने पर अगर यहाँ पर मिला दिया जाए और इसे अगर हम लोग नाम दे दें डी, तो आपको पता होना चाहिए कि AD जो है इस मध्य बिंदु को कितने अनुपात में बांटता है, तो 2:1 में बांटता है। यानी कि AG का वैल्यू 2 यूनिट और GD का वैल्यू 1 यूनिट होता है। और क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि AB का वैल्यू कितना 8√3 यानी कि भुजा की लंबाई 8√3 दिया गया। तो यहाँ पर से जो है हम लोग क्या निकालेंगे AD निकालेंगे। तो AD का लंबाई यहाँ पर जो है क्या हो जाता है हाइट। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, √3/2 इंटू साइड होता है। क्या होता है, अगर हमें जो है भुजा दी गई है और हमें हाइट चाहिए तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। तो √3/2 इंटू भुजा की लंबाई कितनी दी गई है 8√3 दी गई है। 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में चला जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर क्या आ गई AD का, यानी कि इस समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई आ गई। तो ये आपकी क्या है AG की कुल लंबाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। तो अगर कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यूनिट में सम कितना था 2 1 3 यूनिट बराबर 12 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। हमें क्या चाहिए AG का वैल्यू चाहिए यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर AG का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है। इस ग्राफ को मैं पहले ही इस वीडियो में समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर अमरूद की कीमत 12 रुपये प्रति केजी, आम की कीमत 30 रुपये प्रति केजी, सेब की कीमत 40 रुपये प्रति केजी, नारंगी की कीमत 20 रुपये प्रति केजी और केले की कीमत 15 रुपये प्रति केजी हो, तो दुकान बी पर सभी फलों की कुल कीमत कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या है दुकान बी से सिर्फ हमें मतलब है। तो यहाँ पर क्या करेंगे टोटल जो है कितनी मात्रा थी, कुल जो है 1200 केजी थी। तो 1200 केजी में अमरूद की मात्रा कितनी है, तो अमरूद की मात्रा 8% है।
तो इस 8% को कितने रुपए में बेचा जा रहा था? 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जा रहा था। तो यहाँ पर से हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? अमरूद की कुल कीमत। फिर आगे उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर करें कि 1200 का 18% की दर से ये जो आपकी क्या आ गई? आम की संख्या आ गई। तो टोटल आम की संख्या कितने रुपए में बेची जा रही है प्रति किलो? 12 रुपये प्रति केजी बेची जा रही है। इसी तरीके से आगे भी इसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो आगे आपकी क्या थी? सेब आपके कितने थे? 22%। कितने रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचे जा रहे हैं? 40। फिर आगे आपकी जो है 1200 है। नारंगी जो आपकी कितनी थी? 24% थी और कैसे बेची जा रही है? 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेची जा रही है। फिर आपकी जो है 1200 थी। केले जो है कितने के हिसाब से बेची जा रही है? 28% के हिसाब से, 28% टोटल आपकी जो है केले है और कितने के हिसाब से बेची जा रही है? तो 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? सभी में से 1200 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 1200 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने पर आपके अंदर क्या बचेंगे? 12 × 8% करेंगे तो प्रतिशत आपका क्या हो जाता है? 1/100। तो 12 × 96 यानी कि कितना आ जाएगा डेसिमल में वैल्यू? 0.96 आएगा। प्लस 12 × 18 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 120 और 96। 120 और 96 आपके कितने हो जाते? 12 × 96, 12 × 9 21 यानी कि 2.16 होगा। कितना होगा आपका? 2.16 प्लस यहाँ पर फिर क्या करेंगे? 22 इंटू यानी कि 22% इंटू 40 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो पहले तो प्रतिशत यहाँ पर तो 1 शून्य चला जाएगा। 22 चौक 88 यानी कि 8.8 आएगा। कितना आएगा? 8.8 प्लस उसी तरीके से यहाँ पर जो है 24% का 20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 20 25 100 यानी कि 5 चौक 20 25 80 40 प्लस फिर आपका यहाँ पर क्या है? 28 का 15%। तो 15 × 120 0, 15 दूनी 30, 15 × 120 0, 12, 15 दूनी 30, 30 और 12 42 यानी कि 4.2 ये आपका आएगा। तो यहाँ पर आपके कितने हो गए? 0.96। आपके यहाँ पर कितने हो गए? 2.16। यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आम आपके कितने हैं? 12। और आम को जो है यहाँ पर आम को जो है प्रति कितने के हिसाब से बेचा जाता है? तो 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे टोटल? 18 × 54 यानी कि यहाँ पर 5.4 आएगा। कितना आएगा? 5.4 आएगा। तो अब क्या करेंगे? हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1200 इंटू योग करने पर कितना आ जाएगा आपका? 4 4 8 1 9, 9 8 17, 17.8, 17 0.4 यानी कि 18.2, 18 5 23.2। तो 23.2 और आपके कितने? 0.96 है यानी कि 6, 9 2 11 और 23 है एक आपके कितने हो जाएंगे? 24। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100, 100 से 2 शून्य चला गया। 12 से गुना करेंगे तो 12 छक 72, 2 7, 12 7 19, हाथ में 1, 12 चौक 48 49 4, 12 दूनी 24 4 28। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 28% अधिक है। अगर दुकानदार 25% की छूट देता है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है किसी भी वस्तु का जो है सीपी यानी कि क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है? 100% होता है। तो 100% वाले सामान का मार्कअप कितना किया गया? 28% किया गया यानी कि उसका मार्केट प्राइस कितना रख दिया गया? 128% रख दिया गया। फिर क्या किया गया? 128% वाले सामान पर 25% की छूट दी जा रही है यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4 यानी कि 4 यूनिट के सामान में 1 यूनिट की छूट दी जा रही है यानी कि बेचा उसे कितने में जा रहा है? 3 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य का यानी कि एसपी परसेंटेज आपका आ जाएगा। 4 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा? 4 × 12, 4 दूनी 8, 32 से आपका कितना हो जाएगा? 96 यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया? 96%। तो सीपी कितना था? 100%। बेचे कितने में जा रहे हैं? तो 96% में यानी कि क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का होगा? तो 100 - 96 करेंगे यानी कि 4% क्या हो रहा है? लॉस यानी कि हानि होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार मैदान का विकर्ण 18 मीटर और क्षेत्रफल 126 मीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 9 रुपये प्रति मीटर की लागत से क्षेत्र की बारबंदी कराने में कुल खर्च कितना होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है 9 से कट रहा है, क्योंकि
जो भी टोटल रुपये होगी वह 9 का गुणज निश्चित ही होना चाहिए। तो पहले वो ऑप्शन छाड़ देंगे हम लोग। तो 9 से कटने का नियम क्या होता है, जो भी संख्या दी गई उनके डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए। तो 4 3 7 2 9, 9 से कट रही है, यानी कि ये हो सकता है। 4 2 6, 6 आपकी 9 से नहीं कटेगी, ये नहीं होगा। 4 4 8 2 10, 10 9 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 4 3 7 9 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से ही बना सकते हैं बाई ऑप्शन से। अगर आपको बेसिक से बनाना है तो आप इस तरीके से ही बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से बनाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रफल कितना दिया गया, 126 मीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। कितना दिया गया, 196 मीटर स्क्वायर दिया गया। और फिर क्या दिया गया, लेंथ का स्क्वायर प्लस, यानी कि विकर्ण दिया गया, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर इक्वल टू आपका विकर्ण का स्क्वायर होता है। यानी कि विकर्ण का स्क्वायर कितना है, 324। कितना है, विकर्ण 18 है तो 18 का स्क्वायर 324। यानी कि इसे जो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ का होल स्क्वायर माइनस 2LB बराबर आपके कितने हैं, 324 के बराबर है। तो हल करेंगे, यल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, LB कितना, 126, 126 दूनी 252, 324 और 252 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 5 2 7, 3 2 5। यानी कि यल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, 576। इधर होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटाकर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट चला जाएगा। तो 576 किसका स्क्वायर होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यल प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 24। यल प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया। तो अगर यल प्लस बी का वैल्यू 24 है तो परिमाप का कितना, क्या फार्मूला होता है, 2L प्लस बी होता है। यानी कि इधर भी हम लोग क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो आपका कुल परिमाप यानी कि परिधि कितनी आ जाएगी, 48 मीटर आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, कुल रुपये चाहिए। तो अगर 9 रुपये प्रति मीटर का लागत है तो हमें क्या चाहिए, 48 मीटर का कुल रुपये चाहिए। तो अगर 1 मीटर का 9 रुपये है तो 48 मीटर का कुल रुपये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 9 8 72, 2 7, 9 4 36 7 आपका कितना हो जाएगा, 43। यानी कि कुल रुपये इतने लगेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। तो बेसिक से आपको इतना लंबा करना पड़ेगा, बाई ऑप्शन आप मुश्किल से 10 सेकंड में हल कर पाएंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि जब हम ये जो संख्या है उसको 65 से भाग देते हैं तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर 4 पे पावर 50 है तो क्या हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर का यहाँ पर इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। उसी तरीके से 7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर इसे क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर पावर 25 बट्टा नीचे क्या लिख देंगे, 65। हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 16, 4 चक 16 पे पावर 25 प्लस 7 7 49 पे पावर 25 बट्टा नीचे क्या है, 65 है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए पर पावर जब ऑड रहे प्लस बी पे पावर यहाँ भी क्या रहे, ऑड रहे, तो जब इन दोनों पे पावर ऑड रहे तो अगर इन दोनों संख्याओं का सम यानी कि a प्लस बी कोई जो संख्या से डिवाइड करे, अगर a प्लस बी पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम लोग अब क्या चेक करेंगे, ये जो a और b है उनका सम निकालेंगे। तो 49 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 9 6 15 यानी कि 65 होगा। तो क्या ये 65 से पूर्णतः विभाजित है, तो पूर्णतः विभाजित है, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल आपका 0 यानी कि 0 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका क्या है, इस ग्राफ आपका सेम है, ये ग्राफ को मैं पहले ही समझा चुका हूँ इस वीडियो में। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर सेब की कीमत 50 रुपये प्रति केजी और नारंगी की कीमत 25 रुपये प्रति केजी है तो दुकान ए पर उसकी कीमतों का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है सेब आपके यहाँ पर टोटल क्या थे, ए के यहाँ ए के थे। तो टोटल जो है कितने मात्रा थे, टोटल जो है यहाँ भी 1400 किलो थे, यहाँ भी 1400 किलो थे। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते क्योंकि रेशियो में वैल्यू चाहिए तो पैसे तो आगे कट ही जाएगी, लेकिन मैं आपको पुट करके समझा दे रहा। तो टोटल जो है मात्रा कितनी थी, ए में 1400 केजी, उसमें से आपकी क्या है सेब की मात्रा, तो सेब की मात्रा कितनी थी, 16%। और इसे कितने रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जा रहा था, 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जा रहा था। तो यहाँ पर अनुपात में वैल्यू पुट करेंगे। फिर दुकान ए का ही, तो दुकान ए में जो है कितने केजी थे, 1400, उसका क्या बेचा जा रहा है, नारंगी बेचा जा रहा है, कितने प्रतिशत, 24%।
कितने रुपये प्रति दर के हिसाब से, तो 25 रुपये प्रति दर के हिसाब से। हल करेंगे यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, एप्पल और ऑरेंज का अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो हल कर लेंगे यहाँ पर से, तो 14 से 1400 चला गया, परसेंट से परसेंट चला गया, 25 से 50 आपका 2 बार में चला जाएगा, 8 से 16 2 बार में, ये आपका 3 बार में चला जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 अनुपात 3, ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिनेश यानी कि किबंद और दिनेश जो है 60 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि किबंद की चाल दिनेश से अधिक है और दोनों की चालों का योग 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटा 20 मिनट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किबंद की चाल ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस तरीके से सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि समय बराबर आपके क्या हो जाते हैं, दूरी बटा चाल होते। तो दूरी कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर। और जो है यहाँ पर किबंद का चाल क्या बोला गया कि किबंद का जो चाल है वो किससे अधिक है, दिनेश से अधिक है, यानी कि स्पीड जो है वो किसकी अधिक है, स्पीड जो है किबंद की अधिक है दिनेश से। तो यहाँ पर किबंद का क्या मान लेते, चाल यक्स है और इसी दूरी को जब आपका कौन चलता है, दिनेश चलता है, तो कितने की चाल से चलेगा, क्योंकि दोनों का योग अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 80 माइनस यस करेंगे तो ये आपकी क्या हो गई, दिनेश की चाल हो गई। और कुल समय टोटल कितना लेता है, 3 घंटा 12 मिनट। तो इसे क्या करेंगे, पूर्णांक में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 घंटा 12 मिनट है। इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 25 60, यानी कि 5 3 15 1 16/5 आपका क्या हो गया, यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। हल कर लेंगे तो हल किस तरीके से करेंगे, सबसे बेहतर तरीका होगा बाई ऑप्शन से यक्स का वैल्यू पुट करें। यक्स का वैल्यू दिया क्या गया था, यक्स का वैल्यू यहाँ पर यानी कि किबंद की चाल जो ऑप्शन में दिया गया है वो क्या दिया गया, आपके किबंद की चाल दी गई है, यानी कि यक्स का वैल्यू दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से यक्स का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू यहाँ पर जो है बाई ऑप्शन आप छाट भी सकते हैं। अगर आपका ये ऑप्शन नंबर 1 पे नहीं होता, अगर 3 पे रहता तो हम लोग पहले ऑप्शन किस तरीके से छाटते। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि किबंद की चाल किससे अधिक है, दिनेश की चाल से। तो दोनों की चाल का योग कितना, 80 है। यहाँ पर किबंद की चाल दूसरा ऑप्शन में कितना दे दिया गया है, 40। तो क्या ये किबंद की चाल दिनेश से अधिक है, नहीं अधिक है। दोनों की चाल तो यहाँ बराबर हो जाएगी। अगर किबंद की चाल 40 है यानी कि दिनेश की चाल भी 40 होगी, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप ऑप्शन छाट सकते हैं। 45 आपका कुछ समय तक हो सकता है, 30 आपका चेक करेंगे तो 30 तो आपका किबंद की चाल तो कम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो बोला गया कि ज़्यादा है, तो ये तो आपकी कम हो गई दिनेश से, तो ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो पहले ही हम लोगों ने छाट दिया। तो इस तरीके से अगर आपका ये पहला ऑप्शन ही ना टिक हो जाए, ना टिक हो, तो आप इस तरीके से ऑप्शन पहले छाट लीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, बाई ऑप्शन पहला ऑप्शन यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका यक्स का वैल्यू 50, तो कितना हो जाएगा 60/50 प्लस यहाँ पर कितने हो जाएंगे 60 बटा कितने हैं 80 माइनस यक्स करेंगे, यानी कि 80 माइनस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। हल करेंगे यहाँ पर 0 0 चला गया, 30 से 60 2 बार में हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 6 16/5 आपका बिल्कुल यहाँ पर मेल खा रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू यानी कि किबंद की चाल कितनी ही होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी विद्यालय में कक्षा 12 की लड़कियों की उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत 80 और लड़कों के उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत 75 है, तो उस विद्यालय में कक्षा 12 का औसत उत्तीर्ण 76.5 है। तो विद्यालय की कक्षा 12 में लड़कों का संख्या प्रतिशत कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बॉयज लिख लेते, यहाँ पर गर्ल लिख लेते। यहाँ पर बोला गया कि लड़कों के जो है उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत कितना है 75, लड़कियों का कितना है 80, ओवरऑल कितना प्रतिशत है 76.5। तो अगर हम लोग एलिगेशन से यहाँ पर क्रॉस डिफरेंस निकाल ले तो हमें डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, अनुपात में वैल्यू आएगा बॉयज और गर्ल की संख्याओं का, तो हम लोग परसेंट वैल्यू भी फिर आसानी से निकाल पाएंगे। तो 80 माइनस 76.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 77, यानी कि 3.5 यानी कि 3.5। यहाँ पे माइनस करेंगे 76.5 माइनस 75 यानी कि 1.5। हल करेंगे यहाँ पर से 5 से काटेंगे 7 बार में, यानी कि 0.5 से माइनस काटेंगे तो आपका 7 बार में, या आपका 3 बार में चला जाएगा। तो कितना हो गया 7:3, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर लड़कों की संख्या 7 यूनिट है
कुल कितने में से, तो 7 3 10 यूनिट में से। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आएगा। 0 से 0 चला गया, 7 × 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 70%। यानी कि विद्यालय के कक्षा 11 में लड़कों की संख्या कुल संख्या का 70% थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि चावल की एक निश्चित मात्रा x रुपये में खरीद कर y रुपये में बेच दी जाती है। इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त होता है। अगर चावल की खरीद मूल्य 20% कम होता और विक्रय मूल्य 58 रुपये कम होता तो 20% का लाभ प्राप्त होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है ये आपका x का वैल्यू क्या दिया गया, CP दिया गया, ये आपका क्या दिया गया, y का वैल्यू SP दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का CP यानी कि क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% वाले सामान पर क्या किया गया, उसे 25% के लाभ पर यानी कि उसे कितने में बेच दिया गया, 125% में। फिर बोला गया कि अगर उसके चावल खरीद में 20% की कमी होती है, यानी कि अगर पहले 100% यानी कि 100 यूनिट में खरीद रहा था, उसमें अगर 20% की कमी करेगा तो 100 का 20% 20 यानी कि 100 - 20 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80। यानी कि अगर वो 80 यूनिट में खरीदता तो उसे कितने का लाभ होता, 20% का लाभ यानी कि प्रॉफिट होता। तो 80 का 20% कितना हो जाता है, तो 80 का 20% आपका 8 दूनी 16 होता है। कितना होता है, 16। यानी कि कितने में बेच देता, 96 यूनिट में बेच देता। तो यहाँ पर जो है यूनिट में अंतर कितना आ गया, पहले 125 यूनिट में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, 96 यूनिट में। यानी कि कमी कितने की आ गई है, तो 25 × 4 = 29 यूनिट की क्या आ गई, कमी आ गई। और रुपये में टोटल कितने रुपये की कमी हो गई, तो यहाँ पर दिया गया 98 रुपये की कमी हो गई। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 रुपये। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपये तो पूछा क्या जा रहा है, x का मान पूछा जा रहा है। तो x का मान कितना था, 100 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपये है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया कि समीकरण tan 3x + cot 2x + 5/3 = 0 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में ऐसे यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, tan 3x cot को क्या करेंगे, उधर भेजेंगे यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भेजेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -cot 2x + π/3 आपका वैल्यू होगा। यहाँ पर जो है फिर माइनस को क्या करेंगे, माइनस को अंदर गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस को अंदर गुना कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cot -2x - π/3 ये आपका होगा। फिर क्या करेंगे, cot को tan में चेंज कर देंगे ताकि बेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, बेस इक्वल हो जाए, ताकि हम लोग बेस को हटा सके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan 3x तो आपका सेम इधर रहेगा, बराबर आपके क्या हो जाएंगे, इसे हम लोग लिखेंगे tan π/2 - 2x - π/3। ये भी आपका माइनस में ही था, ये आपका हो गया इस तरीके से। अब आपका क्या हो गया, बेस सेम हो गया। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x = π/2 - +2x - π/3। तो 3x इधर 2x है, 2x को इधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x। π/2 + π/3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 और 2 आपके 5 पाई होंगे। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 5π/6 आया। तो 5π/6 जो है वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ तो π/3 है, ये नहीं होगा, π/3 है, नहीं होगा, π/6 है, नहीं होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। और n जो है किससे रिलेटेड है, तो n आपका z से रिलेटेड है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7800 रुपये हो जाती है। तो ब्याज दर पर 2.5% वृद्धि होने पर यही राशि इसी समय अवधि में कितनी हो जाएगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 4 साल के बाद का अमाउंट कितना दिया गया, 7800 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि 2.5% की क्या हो जाती है, रेट यानी कि दर में वृद्धि हो जाती है। कुल कितने रुपये में, तो 6000 रुपये में। तो हम लोग जो है ओवरऑल अलग से इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज नहीं निकाल कर कितने रुपये की वृद्धि हो रही है वो हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है
एक साल में वृद्धि कितनी है 2.5% की, तो समय कितने साल का टोटल है तो 4 साल का। तो अगर एक साल में 2.5% की वृद्धि हो रही तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 साल में कुल 10% की वृद्धि होगी। कितने में, 6,000 में। तो 6,000 का 10% कितना होता है, 600 रुपये होता है। 6,000 का 10% कितना होता है, 600, यानी कि उसके ब्याज में कितने की वृद्धि होगी, 600 रुपये का। तो पुराने वाले अमाउंट में 600 रुपये साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो आपका नया अमाउंट यानी कि नया मिश्र धन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 78 अच्छे 84 रुपये, ये आपका नया मिश्र धन आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 अंक वाली एक संख्या 4ab8a गैर शून्य अंक a और b के लिए 33 का गुणज है, तो निम्नलिखित में से कौन a और b के संभावित मान हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 33 का गुणज का क्या मतलब है, तो 33 के गुणज का मतलब है कि वह संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू जो है डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर पाई ऑप्शन पुट करके देखते हैं, जो ऑप्शन मैच करेगा वही आपका सिंपल सा आंसर होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ले लेते हैं, आपका क्या दिया गया 4, ए का वैल्यू कितना है 6 है तो 4 6, बी का वैल्यू कितना है 3, फिर बी है तो फिर 3 8, ए का वैल्यू कितना है 6 तो यहाँ पर 6। अब हम लोग देखते हैं क्या ये संख्या 11 से और 3 से कटेगी, अगर कटेगी तो यही आपका आंसर होगा, नहीं कटेगी तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो 11 से कटने का नियम क्या होता है, जो ऑड पर जो ऑड जो है पोजीशन पे जो आपका डिजिट है और जो इवन पोजीशन पे आपके डिजिट है उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए, तभी हुआ वो संख्या पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो यहाँ पर देख लेते 4 3 7, 7 और 8 और 7 कितने हो गए 15, यहाँ पर कितने हो गए 6 3 9, 9 6 आपके कितने हो गए 15, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0, यानी कि ये पूरी संख्या 11 से कटेगी। 3 से कटेगी तो बिल्कुल कटेगी, क्योंकि 15 15 कितने हो जाएंगे 30 और डिजिट का पूरे डिजिट का सम कितना है 30 है, तो 30 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये संख्या 3 से भी कटेगी। तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये और बी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यह 11 और 3 से कट रही है, यानी कि 33 से कट रही है, तो यही ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।